स्वागत है आपका मनु हिंदी स्टोरी में। आइए आज हम एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वधू चाहिए। और आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। 30 वर्षीय विधुर स्वव्यवसायी निसंतान युवक के लिए गरीब परिवार की सुशीला गृह कार्य दक्ष कन्या चाहिए। जाति बंधन नहीं, दहेज रहित विवाह। शीघ्र करें, संपर्क करें। एक बार इस वैवाहिक विज्ञापन को पढ़ने के बाद हाथ में पकड़ा चाय का कप स्टूल पर रख चश्मा ठीक करके हलवाई राम आश्रय ने पुनः विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा और गर्म चाय पिए हुए मुंह से राहत की ठंडी सांस ली। बस ऐसा ही वर चाहिए, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए। राम आश्रय ने बिटिया के लिए घर वर की तलाश पिछले वर्ष से ही शुरू कर दी थी। मनचाहा रिश्ता मिलना आसान थोड़े है। अभी से देखना शुरू करेंगे तब कहीं जाके 3-4 साल में ढंग का रिश्ता मिल पाएगा। लेकिन परेशानी की बात है कि राम आश्रय की बिटिया सुलक्षणा, जिसे वो प्यार से सुखी बुलाते हैं, के रूपशील गुणवंती होते हुए भी सारी बात राम आश्रय द्वारा तय किए गए बजट पर आकर रुक जाती है, यानी अटक जाती है। जितने खर्च में राम आश्रय पूरा ब्याह निपटाना चाहते थे उतना तो लड़के वाले नगद मांग रहे हैं। असल में लड़के वाले अपना सारा खर्च लड़की वालों के मत्थे मारना चाहते हैं। अब सारा नगद दे देंगे तो बिटिया के बक्से का कपड़ा, जेवर, फर्नीचर आदि का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? और तिलक में भी तो चढ़ावा चढ़ाना होगा। राम आश्रय की समझ नहीं आता कि एक तो अपनी पाली पोसी सुशीला सुलक्षणा बिटिया भी दो और ऊपर से दहेज में लाखों रुपए भी दो। ये भला कैसा नियम न्याय है? जबकि होना तो ये चाहिए कि लड़के वाले दहेज दें। राम आश्रय बड़ी उलझन में रहने लगे। तभी किसी ग्राहक ने उन्हें वैवाहिक विज्ञापन के जरिए वर तलाशने की बात ढूंढने की सलाह दी। हलवाई राम आश्रय ने अपनी हलवाई कुसुम कुमारी को आवाज लगाई। हलवाइन बीए में पढ़ने वाली अपनी बिटिया सुलक्षणा के बालों में तेल मालिश करना छोड़ पति के पास आके खड़ी हो गई। राम आश्रय ने हलवाइन को वैवाहिक विज्ञापन दिखाते हुए कहा, देखो हलवाइन, जैसा घर वर हमें चाहिए, अपनी सुखी के लिए चाहिए, वैसा मिल गया है। पति की बात सुन हलवाइन विफर पड़ी। मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए ऐसा घर वर। घर बैठे बैठे इस अखबार में 19 साल की कुंवारी की बिटिया के लिए 30 साल का विधुर ढूंढ रहे हो। तुम सगे बाप हो कि सौतेले? एक तो उनकी पढ़ाई भी नहीं पूरी होने दे रहे हो। बिटिया कितना कहती है कि पिताजी कोई कोर्स कर लेने दो मुझको, फिर शादी करना, मगर नहीं, तुम्हें तो बिटिया बला लगती है जो जितनी जल्दी हो सके सर से उतार दो। राम आश्रय बोले, अरे ओ हलवाइन, ऐसा क्यों कहती हो? लड़का विधुर है तो क्या हुआ, भाग्य का खेल है। बेचारे की पत्नी चल बसी है, अब दोबारा घर बसाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? और देखो, इसके भी तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है, कुंवारा ही समझो। अभी इसे पति की ढिठाई देख हलवाई तैस में आ गई। बेचारा है तो इस बेचारे का घर बसाने के लिए मेरी सुखी बची है। देखो सुक्की के पिताजी, मैं कह देती हूँ, एक तो अभी 3-4 साल सुक्की का ब्याह करना नहीं है, और जब करना होगा तो यही जान पहचान के रिश्ते वाले में ही करूँगी। यूं अखबार में ढूंढ कर वर नहीं निकालना, पता नहीं क्या धोखाधड़ी हो जाए। राम आश्रय ने बिफरती हुई पत्नी को समझाते हुए कहा, धोखाधड़ी कैसे हो जाएगी? मैं उनके रिश्तेदारों से भी तो मिलूंगा ना, तब रिश्ता पक्का करूंगा। सुखी की माँ समझा करो, इतनी महंगाई के ज़माने में इतना सस्ता वर कहाँ मिलेगा? दहेज रहित विवाह करना चाहता है। हलवाइन ने पल्लू कमर में खोसा और स्पष्ट शब्दों में पति से कह दिया, सुक्की के लिए सस्ता घर वर नहीं, अच्छा वर चाहिए। यह अखबार वाला तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर हलवाइन वापस अपनी बिटिया सुक्की के बालों में तेल मालिश करने लगी। सुक्की ने मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में माँ को अपने मन की बात समझने के लिए धन्यवाद कहा। राम आश्रय का सुक्की से 2 साल बड़ा एक बेटा श्यामलाल भी है। राम आश्रय अपने घर के बाहर चबूतरे पर ही अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान खोले हैं। उसमें सुबह समोसे, दही, जलेबी, पूड़ी सब्जी बनती है और बाकी लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि साधारण मिठाइयाँ सजी रहती हैं। जब से श्यामलाल दुकान संभालने लगा है तब से राम आश्रय सिर्फ सुबह सुबह ही बेटे का हाथ बटाने दुकान पे पहुंच जाते और बाकी इच्छा अनुसार ही उनकी उपस्थिति दुकान पे रहती। कंजूस प्रकृति के राम आश्रय ने बेटा बेटी की शादी के लिए योजना बना रखी है। पहले सुक्की की शादी सस्ते में निपटाएंगे, फिर बेटे की शादी के लिए तैयार लिस्ट लड़के वालों को पकड़ाएंगे। अगर श्यामलाल की शादी पहले कर दी तो सुक्की के ब्याह में भारी दहेज देना पड़ सकता है। वैवाहिक विज्ञापन वाले रिश्ते पर हलवाइन की असहमति के बाद राम आश्रय ने बेटे श्यामलाल को अपनी चाशनी चढ़ी बातों में लपेट लिया। हलवाइन और सुक्की ने बहुत हाय तौबा मचाई, बहुत सर पटका।
जान देने की धमकी भी दी, मगर राम आश्रय को रिश्ता पक्का करना था तो उन्होंने विज्ञापन में दिए नंबर पर फ़ोन लगा दिया। पहले कोरोना वायरस वाला संदेश सुनाई दिया। उसे सुनते ही राम आश्रय को खींच आने लगी कि यह कोरोना भी अभी ही होना था। खैर, खींच कर क्या हो सकता था। राम आश्रय कान में फ़ोन लगाए रहे। फिर असली वाली फ़ोन की घंटी गई। राम आश्रय का दिल धड़क रहा था कि पता नहीं कौन फ़ोन उठाएगा भी या नहीं। तभी उधर से हेलो का पुरुष स्वर सुनाई दिया। हेलो जी, मैं राम आश्रय बोल रहा हूँ, घाटमपुर से। अभी आपका शादी का विज्ञापन पढ़ा है, उसी बारे में बात करनी थी। उधर से उत्तर मिला, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद राम आश्रय उस अनजान शख्स से बातचीत होती रही। सुक्की तो घर में थी नहीं, मगर हलवाइन क्रोधाग्नि भरी आंखों से पति पर आग उगले जा रही थी। जी ठीक है, हम इंतजार करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कहकर राम आश्रय ने फ़ोन काट दिया और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया कि उसने बिना चप्पल घिसवाए घर बैठे ही दामाद भेज दिया। हलवाइन ने कुछ पूछा भी नहीं। तब भी राम आश्रय उन्हें बताने लगे, राज करेगी अपनी सुक्की, सूखे मेवे की दुकान है और उनकी 2 शादीशुदा बहनें हैं, भाई कोई नहीं। बाप का नाम यशपाल और लड़के का नाम युवराज है। चेन्नई में रहते हैं यह लोग। युवराज की पहली बीवी की करंट लगने से मौत हो गई थी, शादी के 6 महीने बाद ही। युवराज तो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से राजी हो रहा है, लेकिन साफ साफ कह दिया है अपने माँ बाप से कि दहेज रहित विवाह करूंगा। अगर 1 भी रुपया लिया तो मंडप से उठ जाऊंगा। बताओ, कलयुग में ऐसे लड़के देखने को का सुनने को भी नहीं मिलते हैं। कैसा हीरा ढूंढ कर निकाल दिया अखबार वालों ने। चेन्नई, इतनी दूर, पता कैसे लगाओगे लड़के वालों के बारे में? हलवाइन बेटी की चिंता में तड़प रही थी। राम आश्रय बोले, सब पता लगा लूंगा, चिंता ना करो। तुम सुक्की की कुंडली लेकर आओ, उन्हें फ़ोटो भेजनी है। धर्म कर्म को मानने वाले लोग हैं भाई, पहले कुंडली मिलवाएंगे, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी। व्हाट्सएप पर दोनों पक्षों की ओर से लड़के लड़की की फ़ोटो कुंडली आदि का आदान प्रदान हो गया। लड़के के सभी रिश्तेदार चेन्नई में ही रहते हैं, कुछ नौकरी में तो कुछ का अपनी बिजनेस था। युवराज के पिता यशपाल ने अपने रिश्तेदारों का नंबर देकर उनसे भी राम आश्रय की बात करवाई। घर में कोई हो ना हो, राम आश्रय इस रिश्ते से पूरी तरह संतुष्ट थे। फ़ोन पर होने वाली प्रक्रिया तो पूरी हो गई थी। अब राम आश्रय चाहते थे कि लड़के वाले उनकी सुखी बिटिया को देखने आए तो उन्हें भी युवराज और उनके परिवार वालों से आमने सामने देखने की बात करने का मौका मिले। फ़ोन पर तो सब कुछ बढ़िया है। राम आश्रय ने लड़के वालों पर जोर डाल डालकर आखिर लड़की देखने का दिन निश्चित करवा ही लिया। तय हुआ कि लड़के वाले पहले आगरा जाएंगे, वहां किसी कार्यक्रम में शामिल होना है। इसके बाद वह बाई रोड घाटमपुर आएंगे। राम आश्रय ने शहर से बढ़िया मिठाई नमकीन मंगाकर नाश्ते की मेज पे लगवा दी। बेमन से ही सही, हलवाइन को भी मेहमानों के लिए भोजन तैयार करना ही पड़ा और न चाहते हुए भी सुक्की को उस दिन कॉलेज की छुट्टी कर ब्यूटिशियन सुक्की का मेकअप कर गई थी। हलवाइन सुक्की की सुंदरता, इतनी जल्दी क्या है शादी, और भोलापन देखकर रो पड़ी। वह भी इतनी दूर। पत्नी को रोता देख राम आश्रय को बिल्कुल अच्छा ना लगा। अरे भगवान, बेटी तो पराया धन होती है, जितनी जल्दी हो सके जिसकी अमानत उसको सौंप दे। अपने जीते जी कन्यादान का पुण्य पालेंगे। इतने शुभ अवसर पर आंसू बहाना ठीक नहीं है। ये लड़के वाले के आने का टाइम तो हो गया, मगर वो लोग अभी तक आए नहीं। सुबह बात करी थी, तब वो लोग आगरा से निकलने वाले थे। 5.5 घंटे का रास्ता है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। राम आश्रय एक बार फिर फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाने ही वाले थे कि उधर से ही यशपाल जी का फ़ोन आ गया। राम आश्रय ने चैन की सांस ली और फ़ोन रिसीव किया। हेलो यशपाल जी, आप कहाँ तक पहुँचे अभी? इस प्रश्न के उत्तर में राम आश्रय को जो भी सुनाई दे रहा था उससे उनकी भाव भंगिमाएँ पल पल बतला रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गया है। जी जी, मैं अभी कुछ करता हूँ। हेलो हेलो। फ़ोन कट हो गया। राम आश्रय ने दोबारा कॉल लगाई, मगर फ़ोन नहीं लग रहा था। राम आश्रय घबराए हुए हलवाइन को बताने लगे कि आगरा से घाटमपुर आते समय एक गांव के बाहर की सड़क पर एक आदमी का यशपाल जी की कार से एक्सीडेंट हो गया है। घायल मौके पे ही मर गया। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। गांव के आदमियों ने युवराज सहित सभी आदमियों को बहुत मारा है और गांव की औरतों ने युवराज की बहनों को मारा है और उनके जेवर, पर्स, फ़ोन आदि सब छीन लिए हैं। बड़ी मुश्किल से आपको फ़ोन करने को दिया है।
पुलिस बुला ली गई है। पुलिस कह रही है 5 लाख मुआवजा भर दो वरना जमानत नहीं होने देंगे, सारी उम्र जेल में सड़ाएंगे। इतनी बात बताने के बाद राम आश्रय ने हलवाई के आगे हाथ जोड़े और कहा, यशपाल जी, नगद और एटीएम कार्ड से 3 लाख तो भर चुके हैं, बस 2 लाख की और ज़रूरत है। उन्होंने मरे हुए व्यक्ति का अकाउंट नंबर बता दिया, उसी के खाते में पैसे जमा कराना है। गांव वाले कह रहे हैं अकाउंट में पैसा जमा होने के बाद ही उन लोगों को छोड़ा जाएगा। किसी तरह हलवाइन को मना कर राम आश्रय ने कलेजा कड़ा करके खुद को समझाकर कि बेटी के ब्याह के बजट में से 2 लाख काट लूंगा। 2 लाख बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए और फिर अपना माथा पकड़कर बैठ गए कि हे भगवान, यह क्या हो गया। पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद लगभग 1 घंटे बाद यशपाल का फ़ोन आया। गांव वालों ने इन्हें छोड़ दिया है, अब बहुत जल्दी ही वह राम आश्रय के घर पहुंच रहे हैं। यशपाल का फ़ोन आने के बाद राम आश्रय के मुंह पर फिर से चमक लौट आई और वो फिर दरवाजे पे खड़े होकर लड़के वालों की राह तकने लगे। बहुत देर हो गई। राम आश्रय ने घड़ी देखी, यशपाल जी अभी तक पहुंचे नहीं। राम आश्रय ने यशपाल को फ़ोन लगा दिया, स्विच ऑफ। राम आश्रय ने युवराज का नंबर लगाया, स्विच ऑफ। परेशान राम आश्रय ने एक एक करके युवराज के सारे रिश्तेदारों के नंबर मिला डाले, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। ऐसा कैसे? राम आश्रय ने दिमाग दौड़ाया। जिस अकाउंट में पैसा जमा कराए थे उसे चेक किया तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह अकाउंट बंद हो चुका था। यह क्या है सब? राम आश्रय के हाथों के तो तोते उड़े हुए थे। बहुत जल्द मोहल्ले भर में खबर फैल गई। तमाम हमदर्द इकट्ठा गए। सब समझ गए कि राम आश्रय ठगी का शिकार हो चुके हैं। रुपए लूटने का अफसोस तो बहुत था, मगर हलवाइन इस ठगी से बहुत खुश थी। अगली सुबह पति को चाय देते हुए साथ में अखबार पकड़ा के हलवाइन आंचल में हंसती हुई यह कहकर चली गई कि घर बैठे सस्ता वर। पत्नी के इस व्यंग बाण से राम आश्रय आहत तो बहुत हुए, मगर करते भी तो क्या। फिर सर पकड़कर बैठ गए तो सुक्की पास आई और बोली, पिताजी सर पकड़ के मत बैठिए, साइबर सेल जाइए, साइबर सेल वालों की बेहतरीन सर्विस सामने आई है। यशपाल और युवराज को धर दबोचा गया। दोनों के नाम भी नकली थे और रिश्तेदार भी। वो दोनों चेन्नई में नहीं, घाटमपुर से मात्र 139 किलोमीटर दूर बिलग्राम में रहते हैं और इसी तरह वैवाहिक विज्ञापन देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। राम आश्रय को उनके 2 लाख रुपए वापस मिल गए। अब वह अखबार तो पढ़ते हैं, मगर भूल कर भी उस पेज पर नज़र नहीं डालते जिस पर लिखा होता है वधू चाहिए। मुझे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।